हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 20 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 21 जनवरी तक के क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। सेकंड है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। थर्ड है विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। फोर्थ है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, विकास एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है, इसलिए यह हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? ऑप्शन फर्स्ट है गामक विकास, सेकंड है भाषा विकास, थर्ड है संज्ञानात्मक विकास और फोर्थ है नैतिक विकास। तो जो शीर्षगामी सिद्धांत है विकास का वो हमारे गामक विकास यानी क्रियात्मक विकास पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है जन्म पूर्व का समय, सेकंड है प्रारंभिक अवस्था, थर्ड है मध्य बचपन और फोर्थ है युवावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, प्रारंभिक अवस्था जो होता है वो भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। अगला प्रश्न है, परिवार में आरंभ होने वाली यह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रारंभिक सामाजीकरण, सेकंड है द्वितीय सामाजीकरण, थर्ड है प्रच्छन्न सामाजीकरण और फोर्थ है सक्रिय सामाजीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, परिवार हमेशा प्रारंभिक सामाजीकरण के अंतर्गत आता है, प्राथमिक सामाजीकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व पारंपरिक चरण, सेकंड है पारंपरिक चरण, थर्ड है उत्तर पारंपरिक चरण और फोर्थ है दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो ऐसा तो कोई चरण ही नहीं दिया उन्होंने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, पारंपरिक चरण। अगला प्रश्न है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है समायोजन, सेकंड है सामाजिकरण, थर्ड है आत्मसातकरण और फोर्थ है संगठन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, आत्मसातकरण इसका सही आंसर होगा। जब हम अपने मौजूदा वर्तमान ज्ञान में कोई किसी नए ज्ञान को शामिल करते हैं उसे आत्मसातकरण करते हैं। वहीं जब हम अपने स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं तब हमारा समायोजन होता है, तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। अगला प्रश्न है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है अमूर्त संक्रियात्मक, थर्ड है संवेगी गामक और फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है वो क्या करता है, प्रतीक तो उसे पता होता है, प्रतीकात्मक सोच वो करने लगता है, लेकिन संरक्षण और क्रमबद्धता का गुण उसके अंदर नहीं आ पाता, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है जेरोम यूनर, सेकंड है डेविड ऑसबेल, थर्ड है रॉबर्ट एम गायने, फोर्थ है लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए, जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, सेकंड है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, थर्ड है अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, फोर्थ है अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है लेव वाइगोत्स्की की, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसलिए अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, एक सामाजिक क्रिया है। प्रश्न संख्या 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, सेकेंड है मौखिक दंड का प्रयोग,
थर्ड है एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या। फोर्थ है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या या फिर मौखिक दंड या किसी भी तरीके का दंड तो आपको बच्चों को देना ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, प्रगतिशील कक्षा के अनुसार केवल अधिगम का मूल्यांकन, यानी हम जितना जानते हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी सीखने के लिए मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? ऑप्शन फर्स्ट है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सेकंड है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, थर्ड है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत और फोर्थ है बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात को इंगित करता है। इसमें इन्होंने कहा था कि सबसे पहले बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा विकास होता है और भाषा विकास से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, सेकंड है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, थर्ड है जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना और फोर्थ है ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, कक्षा में लड़के लड़कियों को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था जब आप करते हैं तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए प्रभावी तरीका नहीं है, यह उचित नहीं है। इसलिए ऑप्शन सेकेंड आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक या टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में ईडब्ल्यूएस के स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं यानी खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है, यानी उसे सीखने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को ऑप्शन फर्स्ट है पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, सेकंड है पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए, थर्ड है पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए, फोर्थ है पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल में सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा जो घर का जो अनुभव है उसको विद्यालय में बाहर रख के आएगा, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। परिणाम तो ये होगा कि वो स्कूल आना छोड़ देगा। यहाँ पर ज्यादा अभ्यास को भी नहीं दोहराना है, बार बार नहीं कहना है, या फिर ये नहीं हम कह देंगे कि तुम्हारे अंदर तो क्षमता ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल में है? ऑप्शन फर्स्ट है अंतर्व्यक्तिक, सेकंड है अंतराव्यक्तिक, थर्ड है भाषिक और फोर्थ है स्थानिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया प्रश्न है। इसमें ध्वनि लय और शब्दों की बात की जा रही है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन फर्स्ट है सहयोगी प्रायोजित कार्य, सेकंड है एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, थर्ड है मानक परीक्षण, फोर्थ है मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो केवल यादाश्त पर आधारित परीक्षा या फिर मानक परीक्षण को हम लोग सही नहीं मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बात की जा रही है सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में, जिसमें सहयोगी प्रायोजित कार्य के आधार पर उनका आकलन सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, सेकंड है अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, थर्ड है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, फोर्थ है समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना। तो केवल यादाश्त का हम लोग मापन कर रहे हैं या फिर पेपर पेंसिल परीक्षा ले रहे हैं या फिर उनकी तुलना कर रहे हैं बच्चों की मार्क्स का या फिर उनकी उपलब्धि का, तो यह सही नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है,
शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, सेकंड है असफलता से बचने वाले लक्ष्य, थर्ड है असफलता स्वीकार्य लक्ष्य और फोर्थ है आत्म पराजित लक्ष्य। तो हम विद्यार्थियों को ऐसे लक्ष्य की ओर तो नहीं बढ़ाएंगे कि आत्म पराजय की भावना हो, असफलता स्वीकार करने की स्थिति हो। हम ऐसा क्यों सिखाएंगे? हमें बच्चों को यह सिखाना है कि वे सीख सकते हैं, उनमें सीखने की क्षमता है, साथ ही उनमें रुचि है। विषयों को अच्छे से जानिए, उनको परीक्षाओं से जोड़कर मत देखिए। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य की ओर हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? ऑप्शन फर्स्ट है विभेदन यानी भेदभाव, सेकंड है मानकीकृत अनुदेश, थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, फोर्थ है पृथक्करण और नामांकित करना। तो देखिए, भेदभाव से समावेशन आप कैसे करेंगे? मानकीकृत अनुदेश नहीं होगा, साथ ही पृथक्करण यानी जहां अलगाव की बात हो वो हमारा समावेशन के अंतर्गत कैसे आ सकता है? तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना ही समावेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे ऑप्शन फर्स्ट है घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सेकंड है उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, थर्ड है समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, फोर्थ है बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो और कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो बच्चा स्कूल जाना छोड़ देगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में उसको जाना चाहिए। समावेशी विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चे को एक साथ शिक्षा दी जाती है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? ऑप्शन फर्स्ट है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, सेकंड है विचार मंथन पर बल देना, थर्ड है अभिसारी चिंतन पर बल देना, फोर्थ है असहमति के प्रति सहनशीलता। तो देखिए, अभिसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता में नहीं होता बल्कि अपसारी चिंतन होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है वो सही है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक स्वैर चिंतन यानी आत्मविमोह वाले छात्र को, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, यानी वो समूह में कोई भी कार्य करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, की सहायता करने के लिए यानी उसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, सेकंड है बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, थर्ड है बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना और फोर्थ है सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। प्रतिकारी का मतलब है यहाँ पर रिमेडियल की। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन थर्ड है यह समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजना है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत कहता है कि बच्चे में चाहे जो भी अक्षमताएं हो, चाहे जिस भी प्रकार का बच्चा हो, उनको सबों को एक साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा गलत होगा, यानी यही हमसे पूछा गया है, इसलिए यही सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, ऑप्शन फर्स्ट है के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सेकंड है के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, थर्ड है कि कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए और फोर्थ है पर सजा देना चाहिए। तो आपको क्या करना है? प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन ए, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम का जो स्वरूप है क्रियाशील है और सामाजिक है। यह भी बात सही है। साथ ही साथ विद्यालयों में छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करवाना और उसी को एज इट इज उसी रूप में उगल देना यानी सुना देना, इसकी योग्यता के स्थान पर उनमें आवाज उठाना है, यानी प्रश्न पूछे, बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत करे, साथ ही क्रियाशील हो, एक्टिव हो। तो ये बात तो दोनों ही सही है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है खंड, सेकंड है अग्रवर्ती आयोजक, थर्ड है स्मृति सहायक और फोर्थ है संकल्पना मानचित्र, यानी जिसे हम लोग माइंड मैप भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, संकल्पना मानचित्र कहते हैं। ज्ञान को के बारे में जानना, उसको सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना, इसे हम लोग संकल्पना मानचित्र कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। सेकंड है रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। थर्ड है रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। फोर्थ है अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। जहां पर भी रुचि की बात आ जाए वो हमारा आंतरिक मोटिवेशन होता है, जबकि जो जहां पर भी पुरस्कार के लिए कोई काम कर रहा है या फिर वो एग्जाम में पास होने के लिए कर रहा है, ज्यादा अंक लाने के लिए कर रहा है, तो वो हमारा बाह्य अभिप्रेरणा होता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। सेकंड है छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। थर्ड है छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। और फोर्थ है कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि चिंता का सामना करना है, तो हम अगर कक्षा में या फिर अगर बच्चों की बात ना करें, बड़ों में ही बात करें, तो अगर एक दूसरे के साथ अगर आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे ना, तो फिर आप में चिंता यानी टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कम होगा, तो इसलिए हमें तुलना नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। सेकंड है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। थर्ड है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। और फोर्थ है त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उसके द्वारा हम यह सीखते हैं कि बच्चे अब की चिंतन प्रक्रिया क्या है, बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो हमें उसके अनुसार अपना शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है उसको कैसे सुधारना है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? फर्स्ट है परीक्षा के लिए पढ़ना, सेकंड है स्मरण आधारित शिक्षा, थर्ड है वेधन और अभ्यास, फोर्थ है संप्रत्ययी समझ। तो अभ्यास और स्मरण यानी कि यादाश्त पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा के लिए केवल पढ़ने की बात नहीं की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। यहाँ पर बात की जा रही है संप्रत्ययी समझ की। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, सेकंड है पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, थर्ड है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, और फोर्थ है कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो देखिए बच्चे अर्थपूर्ण अधिगम उनका कब होता है? जब वे किसी भी चीज में, जब कोई भी कार्य क्रियाकलाप हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, उसमें वो अगर एक्टिव रूप से उसमें अगर तत्पर हैं, सीख रहे हैं, क्रिया करके सीख रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी मांसपेशियों का, अपने शरीर का यूज कर रहे हैं, खुद उसमें संलग्न है उस क्रिया में, तो वहां पर वो अर्थपूर्ण अधिगम होता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। केवल बैठ के नकल करना या फिर व्याख्यान लंबे लंबे सुनाइए से हम लोग अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कहते हैं। केवल अभ्यास के द्वारा या फिर व्याख्यान सुन रहे हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है,
छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। ऑप्शन फर्स्ट है यंत्रवत अधिगम, सेकंड है प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, थर्ड है अन्वेषित अधिगम और फोर्थ है निर्देशात्मक अधिगम। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना है, साथ ही वो उनका जो अधिगम हो वो स्वनिर्देशित हो। तो इसकी जब स्वतंत्रता होगी तो बच्चे अन्वेषित अधिगम करेंगे, यानी खोज आधारित अधिगम करेंगे, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।